होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास केनेजी क्लासेस में। और बच्चों, मैं आपको रिकॉल करा देता हूं कि जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जो है एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर का कंप्लीट कर लिया था। तो बच्चों, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर का हमने कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद जो हम स्टडी करने वाले हैं बच्चों, अभी तक हमने एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर सबको कंबाइन किया है, उसका क्लासिफिकेशन भी हमने कंबाइन किया है, तीनों एक साथ मैंने आपको बताया है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर भी एक साथ हमने किया है। लेकिन अब हमने इनको एल्कोहल को, फिनोल को और ईथर को अलग अलग पढ़ना है बच्चों। एल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड अलग पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज अलग पढ़ेंगे, ऐसे ही हम फिनोल के प्रिपरेशन मेथड और उसकी प्रॉपर्टीज अलग पढ़ेंगे, ऐसे ही हम सेम ईथर के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम इनको वन बाय वन करके स्टडी करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बच्चों, मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज है या आप ये कहिए कि कुछ डिफरेंसेस है इनमें, तो वो मैं आपको कंबाइन करा देता हूं। अभी एक छोटा सा टॉपिक है, या तो आप उसको हेडिंग में लिख लो। चलो, हेडिंग लिखना चाहो तो हेडिंग आप लिख सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में। फिजिकल प्रॉपर्टीज किस किस की बात कर रहे हैं भाई? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, सॉरी एल्कोहल, सीक्वेंस में लिखेंगे एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, ठीक है ना, तीनों की। ये अब मैंने जैसे कि आपको बताया, आप इसको डिफरेंस कह सकते हो या फिर प्रॉपर्टीज में भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। जैसे बच्चों, मैं आपको सिंपल एक चीज बताना चाहता हूं कि एल्कोहल क्या है। एल्कोहल में हम लोगों ने देखा था कि भाई एल्कोहल जो है CH3 एलिफेटिक कार्बन चेन है, तो इसके साथ अगर कोई OH ग्रुप लगा है तो उसको हम क्या कहते हैं? एल्कोहल। तो CH3 के साथ क्या जुड़ा है? OH। अब बोलेंगे कुछ बच्चे की सर आप इसको OH को सीधा लिख दो। बच्चों, इसका भी लॉजिक है, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में क्लियर करने वाला हूं कि मैंने इसको OH को ऐसे क्यों लिखा, लेकिन फाइनली ये आपका इसी कार्बन से अटैच है। दूसरा बच्चों, आपके पास होता है फिनोल, यही होता है ना भाई फिनोल। ये आपके पास फिनोल O और H, ठीक है ना, बेंजीन रिंग से OH ग्रुप लगा है, तो ये आपके पास फिनोल। नेक्स्ट है हमारे पास ईथर। ईथर में मैं एग्जांपल ले लेता हूं CH3O CH3, यही होता है भाई ROR, ये है हमारे पास ईथर। अब बच्चों, बड़े ध्यान से देखो पहले तो आप इन तीनों को, फिनोल, एल्कोहल, फिनोल और ईथर को। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो कार्बन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिससे O जुड़ा है, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, इस कार्बन की मैं बात कर रहा हूं, इस पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो आई होप आप सब इसको अच्छे से समझते हैं कि इस पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा। मैंने आपको समझा रखा है कि अगर आपके पास 4 सिंगल बॉन्ड है, जिनको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। तो देखो बच्चों, ध्यान से, इस कार्बन से एक बॉन्ड ये बना हुआ है और 3 हाइड्रोजन। 3 हाइड्रोजन का मतलब है कि इस कार्बन से तीनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो टोटल यहाँ पे 4 बॉन्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो इस पर कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा भाई? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस पर हो जाएगा आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ओ सॉरी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा बच्चों? इस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इस कार्बन पे देखो बच्चों, इस कार्बन में आपको कितने सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहे हैं? तो सबसे पहले तो मैं चलो काउंट कर लेता हूँ, ये कार्बन ही अभी एक बॉन्ड तो ये दिखाई दे रहा है इनमें, एक बॉन्ड ये दिखाई दे रहा है और एक बॉन्ड ये। डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड। तो टोटल इस कार्बन पर कितने बॉन्ड हमें दिखाई दे रहे हैं? 3। जब 3 सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या बच्चों? sp2। 4 होंगे तो sp3, 3 होंगे तो sp2। बहुत बार मैं आपको ये चीजें समझा चुका हूं, तो हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखो बच्चों, इस कार्बन पे देखो या इस पे देखो, तो जिससे O जुड़ा है, तो इस पर भी कैसा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। या तक बात समझ में आती है? हाइब्रिडाइजेशन का पता है। अब बड़े ध्यान से, पहला डिफरेंस ये कि जो आपका एल्कोहल होता है, इसमें जो O जिस कार्बन से जुड़ा है, उस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। फिनोल के अंदर O जिस कार्बन से जुड़ा है, इस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ईथर में भी क्या होता है? कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब बच्चों बड़े ध्यान से देखो, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन एल्कोहल के केस में, sp2 के
फिनोल के केस में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो यहाँ पे बड़े ध्यान से एक चीज और देखो, मैं बात कर रहा हूँ ये बॉन्ड एंगल कितना होगा भाई, इस बॉन्ड एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो बॉन्ड एंगल है ये बॉन्ड एंगल कितना होगा। उसके लिए बच्चों सबसे पहले हमें ऑक्सीजन पे देखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, समझिए बात। ऑक्सीजन पे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, कार्बन पे तो आपने निकाल लिया sp3, इस कार्बन पे भी निकाल लिया sp2, इस पे भी निकाल लिया sp3। अब मुझे बच्चों ये बॉन्ड एंगल देखना है किसके बीच में, ये जो O वाला है COH, ये वाला बॉन्ड एंगल COH, ये वाला बॉन्ड एंगल COHC, ये वाला बॉन्ड एंगल। तो मुझे ये बॉन्ड एंगल पता करना है कि ये बॉन्ड एंगल कितना है। तो देखो बच्चों सबसे पहले मैं इसकी बात करूंगा कि इस ऑक्सीजन पर हाइब्रिडाइजेशन कितना है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, आप लोगों को याद हो जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन हमने कैसे निकाला था। तो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन आपने निकाला था कैसे, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, जो भी आएगा उनको हम काउंट कर लेंगे। तो देखो बच्चों ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, ऑक्सीजन के पास बच्चों 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं भाई 6, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, और इसमें से आपको पता है किसकी वैलेंसी 2 होती है, 2 बॉन्ड इसने बना रखे हैं। तो आपने देखो यहाँ पे तो 6 इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो चले गए बॉन्ड बनाने में, एक तो इलेक्ट्रॉन इसका आ गया इधर और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका आ गया इधर। इज इट क्लियर? ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 में से 2 तो इधर आ गए बॉन्ड बनाने में, अभी भी कितने बचे हुए हैं इस पे 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, 2 ये, एक पेयर ये लोन पेयर और एक पेयर ये। यस और नो? तो आपके पास होगा कि आपके पास जो है 2 लोन पेयर बचे हैं, इनको बच्चों लोन पेयर बोलते हैं। जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, लोन पेयर कहेंगे। इज इट क्लियर? अब देखिए आपके पास 2 लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं, तो लोन पेयर हमारे पास कितने हैं 2, बॉन्ड पेयर मतलब जो बॉन्ड बनाने में हेल्प करेगा। तो बॉन्ड बनाने में कौन सा है आपके पास, ये इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड मतलब कितना बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास क्या है, एक बॉन्ड ये दिखाई दे रहा है हमें, एक बॉन्ड ये, तो बॉन्ड पेयर कितने आ गए आपके 2। तो टोटल जो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद हमारे पास बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर मिला के कितने आते हैं बच्चों 4 आते हैं। अगर आपके पास 4 आए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है भाई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। एक कॉन्सेप्ट हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, बस जनरल आपको रिकॉल करा रहा हूं। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो बच्चों ज्योमेट्री कैसी होती है, तो ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, ये हमने पढ़ा है। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल कितना होता है भाई 109 डिग्री 28 मिनट। यही होता है बच्चों, बॉन्ड एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट। और मैं आपको बना के दे दूं तो ज्योमेट्री कैसी होती है, वो टेट्राहेड्रल कुछ इस टाइप की होती है। ये जो बॉन्ड एंगल है ये कितना है बच्चों 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। अब देखो टेट्राहेड्रल है sp3, अब मैंने इस पे काउंट किया, इस ऑक्सीजन पे कितना हाइब्रिडाइजेशन आया बच्चों sp3। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इस ऑक्सीजन पे हाइब्रिडाइजेशन कितना है भाई sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सेम ऐसे ही बच्चों यहाँ पे भी क्या है, इसके पास भी 2 लोन पेयर है, तो इस ऑक्सीजन में भी कितना हाइब्रिडाइजेशन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस ऑक्सीजन पे कितना होगा भाई, इस पे भी तो 2 लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं हमें, इस पे भी कितने हैं 2 लोन पेयर, तो इस पर भी हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा बच्चों sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस पर भी क्या होगा sp। तो देखो सब जितने भी ऑक्सीजन चाहे वो एल्कोहल है, फिनोल है या ईथर है, सब पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है बच्चों sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। पता कैसे चला, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को काउंट कर लीजिए तो आपका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। अगर 4 आए तो sp3, 3 आता तो sp2, 2 आता तो sp। ठीक है बच्चों, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। वेस्पर थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में 11वीं क्लासेस में। तो आपके पास बॉन्ड एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट। अब बच्चों क्या ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा? क्वेश्चन इज दैट क्या ये बॉन्ड एंगल जो है यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट होगा? बच्चों जब हमने इसको एक्सपेरिमेंटली देखा तो हमें पाया कि इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 108 डिग्री 9 मिनट होता है। कितना होता है भाई 108 डिग्री 9 मिनट इसका जो होता है बॉन्ड एंगल होता है। 108 डिग्री 9 मिनट इसका जो होता है बच्चों बॉन्ड एंगल होता है। कैसे? अब देखो ऐसा क्यों हुआ बच्चों, एक थ्योरी आपने पढ़ी है वेस्पर थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये वेस्पर थ्योरी आपने पढ़ी है। वेस्पर थ्योरी क्या कहती है?
भाई बॉन्ड एंगल तो उसमें कितना होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट पर। बच्चों वेस्पर थ्योरी में बताती है कि ये किस केस में है, आइडियल केस में। देखो यहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं है, सारे बॉन्ड पेयर है, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड और चार बॉन्ड। कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, तो चारों में चारों क्या है हमारे पास, सारे के सारे बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो कोई भी लोन पेयर नहीं है। और वेस्पर थ्योरी कहती है कि रिपल्सन जो होता है, रिपल्सन जो होता है वो लोन पेयर के बीच में ज्यादा होता है देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, देन बॉन्ड पेयर। ठीक है, रिपल्सन कहां पे ज्यादा होता है, लोन पेयर के बीच, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच, उसके बाद बॉन्ड पेयर के बीच। कौन कहता है ये वेस्पर थ्योरी हमें बताती है। इज इट क्लियर? अब देखो बच्चों, वेस्पर थ्योरी ने ये चीज बताई। अब यहाँ पे तो सारे बॉन्ड पेयर थे, इसलिए बॉन्ड एंगल हुआ 109 डिग्री 28 मिनट। जबकि यहाँ पे देखो दो लोन पेयर है, तो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी यहाँ पर रिपल्सन होता है बच्चों। कैसे? ये लोन पेयर इनके बीच में रिपल्सन होता है, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर इनके बीच में रिपल्सन होता है, जिससे कि बॉन्ड एंगल थोड़ा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब अभी बॉन्ड एंगल कितना था 109 डिग्री 28 मिनट, इस रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया। कितना हो गया, 108 डिग्री 9 मिनट। अब इस केस में देखिए, एल्कोहल वाला केस क्लियर है। अब हम फिनोल वाले केस की बात करें। इसमें बॉन्ड एंगल सर कितना होगा, इसमें भी सेम होना चाहिए। नहीं बच्चों, यहाँ पे बॉन्ड एंगल सेम नहीं होता, यहाँ पे होता है 108 डिग्री या 109 डिग्री। हाँ, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री होता है, जबकि इधर एल्कोहल के केस में कितना होता है 108 डिग्री 9 मिनट, और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पर इसके कंपैरेटिवली रिपल्सन थोड़ा कम होता है। बताऊंगा मैं अभी आपको, थोड़ा सा इसका एक आइडिया दे देता हूँ अभी और इसको क्लियर करूंगा। अब इस केस में देखो सर, यहाँ पे भी दो लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होगा, मतलब कम होगा। एक चीज एक कम होगा कि ज्यादा होगा, तो बच्चे भी सोच रहे हैं सर डेफिनेटली कम होगा, क्योंकि इससे नहीं है। लेकिन बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है कि ईथर के केस में क्वेश्चन यही बताएगा कि जो ईथर के केस में है वो बॉन्ड एंगल कम ना होके ज्यादा हो जाता है। कितना हो जाता है, 111 डिग्री 7 मिनट हो जाता है। कितना हो जाता है बच्चों, 111 डिग्री 7 मिनट हो जाता है। मतलब एल्कोहल के केस में बॉन्ड एंगल कम हो रहा है, फिनोल के केस में बॉन्ड एंगल कम हो रहा है। हालांकि यहाँ पे बहुत कम इसमें चेंज आया, लेकिन फिर भी कम हुआ है। लेकिन ईथर के केस में जो ईथर है उसमें बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे हुआ भाई? तो बड़े ध्यान से आप बच्चों इस चीज को देखो, ये चीज हमने समझ आएगी। यहाँ पे रिपल्सन है, रिपल्सन ज्यादा है, क्योंकि हमारी वेस्पर थ्योरी कहती है कि लोन पेयर के बीच में रिपल्सन ज्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड एंगल थोड़ा कम हो गया। अब बच्चों एक चीज का और ध्यान रखना, बल्कनेस। यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन ग्रुप है। ये बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, इनके बीच में ऐसा नहीं रिपल्सन होता है कि रिपल्सन नहीं होता है। तो बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा लोन पेयर के बीच रिपल्सन हुआ। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आया कि इसका बॉन्ड एंगल कम हो गया। अब बच्चों यहां से देखो, ये जो ग्रुप है, ये जो है इस मिथाइल ग्रुप से बड़ा ग्रुप है, तो इसलिए यहाँ पे लोन पेयर के बीच में तो रिपल्सन हुआ है, तो उतना ही रिपल्सन यहाँ पर बॉन्ड पेयर के बीच में हुआ। लोन पेयर के बीच में रिपल्सन हुआ तो वो कम करते हैं बॉन्ड एंगल, लेकिन उतना ही रिपल्सन बॉन्ड पेयर और इस हाइड्रोजन के बीच में भी हुआ। तो ओवरऑल यहाँ पे थोड़ा मतलब कि चेंज तो हुआ, लेकिन बहुत कम। कितना होता है केस में 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन यहाँ पे कितना है 109 डिग्री। तो यहाँ पे रिपल्सन हुआ तो, लेकिन इस बल्कि ग्रुप की प्रेजेंस के कारण रिपल्सन बहुत कम हुआ है, इसलिए इसके बॉन्ड एंगल में बहुत कम चेंज आया है। अब यहाँ पे देखो, एक बल्कि ग्रुप तो ये जुड़ा है CH3, एक बल्कि ग्रुप ये जुड़ा है CH3। यहाँ पे क्या था बच्चों कि एक ही तरफ बल्कि ग्रुप था, बाकी दूसरी तरफ क्या था हाइड्रोजन। आपको पता है कि हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा होता है, तो इसलिए यहाँ पे बॉन्ड पेयर रिपल्सन बहुत कम होता है। लेकिन इसके केस में देखो बच्चों, जितना लोन पेयर रिपल्सन होता है, उससे ज्यादा बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है। यहाँ पे देखो थोड़ी बिल्कुल ही अपोजिट हो गई। बॉन्ड जितना आपका लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होता है, उससे ज्यादा आपका बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होता है। क्योंकि अगर इसको देखा जाए बच्चों, ये बहुत बड़ा ग्रुप है। यहाँ पे कार्बन के साथ क्या जुड़े हैं, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन, और ऐसा ही केस उस साइड है। तो यहाँ पर क्या है, बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं ड्यू टू
प्रेजेंस ऑफ बल्कि ग्रुप द बॉन्ड एंगल इंक्रीज इन ईथर बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है बच्चों, इंक्रीज हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सिंपल ये आएगा कि व्हाई बॉन्ड एंगल ऑफ ईथर इज ग्रेटर देन फिनोल एंड एल्कोहल, क्यों ज्यादा होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस भी बच्चों इसका नाम दे सकते हैं, बल्कि ग्रुप मतलब क्या है, ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, रीजन में क्या आएगा कि भाई यहाँ पे बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, बल्कि ग्रुप की वजह से क्या होता है कि जो बॉन्ड पेयर रिपल्सन है वो लोन पेयर रिपल्सन से ज्यादा हो जाता है, इसलिए यहाँ बॉन्ड एंगल कम होने की बजाय क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो बॉन्ड एंगल कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ गया, 109 डिग्री 28 मिनट से कितना हो गया, 111 डिग्री 7 मिनट हो गया बच्चों यहाँ पे। क्योंकि किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे बल्कि ग्रुप लगे हैं, यहाँ पे एक बल्कि ग्रुप है एक हाइड्रोजन है, तो इसलिए चेंज थोड़ा कम हुआ। जितना ऑलमोस्ट रिपल्सन हुआ उतना ही, जितना लोन पेयर रिपल्सन हुआ उतना ही बॉन्ड पेयर रिपल्सन हुआ, तो ज्यादा चेंज नहीं आया। लेकिन यहाँ पे देखो इस केस में यहाँ पे इतने बड़े ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, रिपल्सन ज्यादा है लोन पेयर के बीच में देन बॉन्ड पेयर। तो इसलिए यहाँ पे ओवरऑल क्या हो गया, इसका बॉन्ड एंगल कम हो गया, इसका थोड़ा डिफरेंस था, लेकिन इसका ज्यादा किसकी वजह से हुआ, यही क्वेश्चन है कि इसका ज्यादा क्यों हुआ। तो ज्यादा बच्चों इसलिए हुआ इसका क्योंकि दोनों साइड क्या लगे हैं, बल्कि ग्रुप लगे हैं। तो मैं ऑर्डर लिख देता हूं, तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इन ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा बच्चों बॉन्ड एंगल का, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या आएगा, तो सबसे ज्यादा किसमें है भाई, ईथर में, सबसे ज्यादा ईथर का बॉन्ड एंगल होता है। ध्यान रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि वहां पे तो ऐसे ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल किसमें सबसे ज्यादा होगा, ईथर में। दूसरा किसका आएगा बच्चों, फिनोल का। एंड थर्ड जो आएगा आपके पास वो किसका आएगा, एल्कोहल का। तो एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर में सबसे कम जो बॉन्ड एंगल होता है वो बच्चों किसका होता है, एल्कोहल का होता है। उससे ज्यादा फिनोल का होता है, उससे ज्यादा ईथर का होता है। अब छोटा सा एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूं बच्चों, बॉन्ड लेंथ का। यहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे कई क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर। तो बॉन्ड लेंथ ऑर्डर की या तो वो आपसे फिनोल की और ईथर की बात करेगा, या आपसे फिनोल की और एल्कोहल की बात करेगा। जनरली आपसे इन दोनों के बीच पूछा जाता है कि किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। किस बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूं बच्चों में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है, कार्बन, ये वाला कार्बन और ये ऑक्सीजन, इस बॉन्ड लेंथ की मैं बात कर रहा हूं, इसकी बच्चों, इसकी ध्यान से देखो, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है बच्चों। आपको पता है बच्चों कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है, और सिंगल बॉन्ड जो होता है वो हमेशा बड़ा बॉन्ड होता है किससे, डबल बॉन्ड से। ये तो पता है ना, डबल बॉन्ड बड़ा होता है ट्रिपल बॉन्ड से। अब देखो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ की बात हुई बच्चों, आपको पता है कि इसके पास क्या होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, देखो ये फ्री तो है, तो ये कहाँ आते हैं, ये इधर आते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक ही बार बोलूंगा बस मैं, बच्चों क्लियर हो जाएगा, रिजोनेंस। तो रिजोनेंस की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्रिएट हो जाता है बच्चों। यहाँ पे रिजोनेंस की वजह से क्या हो जाता है, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्रिएट हो जाता है, और यहाँ पर कोई रिजोनेंस नहीं होता है। यहाँ पर बच्चों रिजोनेंस जैसी कोई कॉन्जुगेशन सिस्टम नहीं बनना है, लोन पेयर तो है लेकिन कोई कॉन्जुगेटिव सिस्टम नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, कोई रिजोनेंस नहीं होगा। तो यहाँ पर तो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन रिजोनेंस की वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों, डबल बॉन्ड, पार्शियली डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। और आपको पता है कि जो सिंगल बॉन्ड होता है वो ग्रेटर होता है। तो बॉन्ड लेंथ किसमें ज्यादा रहेगी बच्चों, तो बॉन्ड लेंथ ऑफ एल्कोहल, बॉन्ड लेंथ ऑफ सीईओ, ये इस वाली की बात कर रहा हूं बच्चों, कार्बन ऑक्सीजन। तो बॉन्ड लेंथ इन कार्बन इन एल्कोहल ग्रेटर देन किससे, फिनोल की केस। तो एल्कोहल में जो बॉन्ड लेंथ होगी वो बच्चों क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फिनोल। क्यों फिनोल में कम क्यों होती है, तो इसका रीजन मैं लिख देता हूं बच्चों, ड्यू टू रेजोनेंस। ये वर्ड बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये 4 इफेक्ट मैंने आपको क्लास में पढ़ाए थे, जिसमें हमने रेजोनेंस इफेक्ट देखा था, इंडक्टिव इफेक्ट देखा था, हाइपरकॉन्जुगेशन देखा था, ठीक है ना, मेसोमेरिक इफेक्ट देखा था। तो बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और रेजोनेंस इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बच्चे को रेजोनेंस अभी तक क्लियर नहीं है
तो वो अपनी एक क्लास की जो बुक है उसमें रिजोनेंस को अच्छे से पढ़े, समझे कि रिजोनेंस क्या होता है, या मेरे से पूछो, मैं आपको फिर किसी वीडियो में इसको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, ड्यू टू रिजोनेंस, रिजोनेंस की वजह से क्या होता है अभी, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियली डबल बॉन्ड, रीजन बता रहा हूं बच्चों, पार्शियल डबल बॉन्ड डेवलप, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे आप समझ सकते हो रिजोनेंस की वजह से पार्शियली डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है किस के बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो यहाँ पर पार्शियली डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो ये छोटा है ये बड़ा है। तो किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है बच्चों, CO की, वो भी किसमें, एल्कोहल में, एंड फिनोल की क्या होती है, कम होती है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था बच्चों। इसके बाद में स्टार्ट करने जा रहा हूँ प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। अब इनको अलग अलग पढ़ेंगे, बहुत सारे नेम रिएक्शन आएंगी, वो सब हमने पढ़नी है, लेकिन उससे पहले आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बच्चों। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिपरेशन मेथड। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई, प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड किसका, एल्कोहल का, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल। लास्ट में हम फिनोल एंड ईथर का पढ़ेंगे, सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं एल्कोहल से। तो बच्चों इसमें जो सबसे पहला मेथड हमारे पास है एल्कोहल बनाने का, वो है बाई एल्काइल हैलाइड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं कि ये रिएक्शन आपकी बार बार आएगी, बार बार रिपीट होती रहेगी, बाई एल्काइल हैलाइड। और बहुत आसान है, आप लोगों ने ये रिएक्शन पढ़ी है, बाई एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से बच्चों हम बना रहे हैं एल्कोहल। तो एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, जनरल रिएक्शन लिखा हूं बच्चों, एल्काइल हैलाइड होते हैं भाई RX, R में आपके पास कोई भी मिथाइल इथाइल ग्रुप हो सकता है, X में आपके पास कोई भी हैलोजन एटम हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो एल्काइल हैलाइड, इसकी रिएक्शन बच्चों आप कराओगे एक्वस, पानी वाला एक्वस KOH से। इसकी रिएक्शन किससे कराओगे, एक्वस KOH से। आपको पता है बच्चों कि KOH में क्या होता है, ये जो पार्ट होता है OH वाला, ये क्या होता है, नेगेटिव पार्ट होता है, इसमें पार्शियली नेगेटिव, इस पर पार्शियली पॉजिटिव में यहाँ लिख देता हूँ। इसमें भी आपको पता है कि हैलोजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पर नेगेटिव, और इस पर एल्काइल ग्रुप जो होता है कैसा होता है, पॉजिटिव। तो सीधी सी बात है भाई इन दोनों में। अच्छा एक चीज और बच्चों, ये मैं करा चुका हूँ, कौन सी रिएक्शन है भाई, ये एल्काइल हैलाइड की KOH के साथ रिएक्शन कराते थे, कौन सी रिएक्शन है ये। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये तो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल जब इस पर अटैक करता था, हैलोजन ग्रुप को यहां से रिप्लेस करता था, तो आपके पास क्या बनता था, ROH। देखो OH ग्रुप ने अटैक किया, यहां से X को बाहर निकाल दिया। तो कौन सी रिएक्शन है ये, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चों मैंने आपको दो टाइप की बताई थी, कि एक SN1 रिएक्शन होती है और दूसरी SN2 रिएक्शन होती है। और बचेगा क्या बाकी बच्चों, KX, ये रिएक्शन में साइड प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो आपके पास एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। कौन सी रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो दो होती है, सर SN1 होगी कि SN2 होगी। तो बच्चों अभी मैंने कोई यहाँ कंपाउंड तो नहीं लिखा, जनरल टर्म लिखी है, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर ये एल्काइल हैलाइड प्राइमरी हो या फिर सेकेंडरी हो, अब आप बता सकते हो सर, अगर एल्काइल हैलाइड आपके पास प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है या सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, तो बच्चों रिएक्शन हमेशा SN2 होगी। आएगी बात, क्योंकि SN2 के लिए क्या कंडीशन होती थी कि जो एल्काइल हैलाइड होता है वो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होना चाहिए। और लेस किसमें होता है बच्चों, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हो या फिर सेकेंडरी भी आपका लेस नहीं माना जाता, मतलब मीडियम होता है, ना तो बहुत ज्यादा हाई होता है ना बहुत ज्यादा कम, लेकिन ये SN2 रिएक्शन दे देगा। ठीक है, अगर बच्चों आपके पास ये एल्काइल हैलाइड RX अगर आपके पास टर्सरी है या फिर सेकेंडरी है, और इसकी रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ करा रहे हैं, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, वाटर के साथ। और बच्चों वाटर में आपको पता है कि इसमें क्या होता है, HOH। तो यहाँ से OH आता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो HX बाहर निकल जाता है, तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा ROH प्लस के HX। ठीक है, कौन सी रिएक्शन होगी भाई, अगर आपके पास एल्काइल है, टर्सरी है या सेकेंडरी है, तो रिएक्शन जो होगी आपके पास वो SN1 रिएक्शन होगी। ये बच्चों साथ साथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगी, ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगी। तो साथ साथ किस पे ध्यान रखना है, एल्काइल हैलाइड आप कैसा ले रहे हैं। तो अगर एल्काइल हैलाइड प्राइमरी है तो देखते ही SN2 रिएक्शन होगी, एल्काइल हैलाइड अगर टर्सरी है तो देखते ही SN1 रिएक्शन होगी, टर्सरी SN1 ही देंगे, टर्सरी अगर प्राइमरी है तो वो SN2 रिएक्शन देंगे। अब
कुछ बच्चे सोच रहे थे सर आपने सेकेंडरी यहाँ पे भी लिखा है, सेकेंडरी यहाँ पे भी लिखा, बिल्कुल लिखा है बच्चों, क्योंकि दोनों ही केस में जो SN2 मैकेनिज्म है वो सेकेंडरी अल्काइल लाइड में भी हो सकता है, SN1 मैकेनिज्म भी सेकेंडरी अल्काइल लाइड में हो सकता है। कैसे, मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ। अगर आपके पास CH3 CH2 CH2 Cl है और बच्चों आपकी रिएक्शन है एक्वस KOH, इसके साथ आप रिएक्शन करा दो, तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या बनेगा, ये कैसा दिखाई दे रहा है भाई आपको, जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम लगा है, इससे लगा है, ये एक ही कार्बन से है, तो ये प्राइमरी है आपके पास, यस और नो, प्राइमरी है, तो प्राइमरी अल्काइल लाइड है एक्वस KOH के साथ, तो मैकेनिज्म कौन सा भाई, SN2, मैकेनिज्म कौन सा, SN2, पता तो ये आपको OH काम जुड़ जाएगा, इस कार्बन पे Cl को यहाँ से बाहर निकाल देगा, तो आपके पास बनेगा CH3 CH2 CH2OH प्लस के KCl प्लस के KCl। सेकंड एग्जांपल की अगर बात करता हूं, अगर बात आपके पास ऐसा हो जाए CH3 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 Br और प्लस इसकी रिएक्शन में वाटर के साथ करा रहा हूं, देखो कौन सा अल्काइल रहेगी, टर्सरी, जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम लगा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, अदर 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये आपके पास होगा टर्सरी, ये आपके पास क्या है, टर्सरी अल्काइल हैलाइड, क्लियर है। तो टर्सरी अल्काइल लाइड आपके पास है, H2O का मतलब क्या होता है बच्चों, H2O का मतलब है HOH, न्यूक्लियोफाइल क्या आएगा यहाँ से, OH नेगेटिव, अटैक कहां करेगा, इस कार्बन पे, Br को यहाँ से बाहर निकाल देगा, तो बहुत सिंपल है। तो मैकेनिज्म कौन सा होगा, पहले मैं प्रोडक्ट बना देता हूँ, CH3 कुछ भी चेंज नहीं है, Br हटाओ और OH लगा दो, प्लस क्या बचा, HBr साइड प्रोडक्ट, तो मैकेनिज्म कौन सा होगा, टर्सरी है, तो सीधा कौन सा मैकेनिज्म होगा, SN1, प्राइमरी है तो SN2 मैकेनिज्म होगा। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर आपके पास ऐसा हो जाए, ये तो अगर प्राइमरी है तो SN2, सेकेंडरी है हाँ प्राइमरी है तो SN2, टर्सरी है तो SN1, अगर सेकेंडरी हो जाए, सेकेंडरी का मतलब अगर केस इस तरह से आ जाए आपके पास CH3 CH2 CH3 HBr, देखो ये सेकेंडरी है कि नहीं है, सेकेंडरी अल्काइल लाइड है कि नहीं है, देखो Br इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन कितने से जुड़ा है, एक इधर एक इधर, तो ये आपके पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल लाइड। अब देखो बच्चों यहाँ पे सेकेंडरी अल्काइल लाइड का केस है, तो उसमें SN1 रिएक्शन भी हो सकती है, उसमें SN2 रिएक्शन भी हो सकती है, तो अब हम इसको कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्शन SN1 होगी या SN2, तो बच्चों ये डिपेंड करेगा किस पर, आपकी 2 टाइप की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि SN1 हो जाए और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि SN2 हो जाए। सबसे पहली, अगर बच्चों सेकेंडरी अल्काइल लाइड है और वहां पे लिखा हुआ है एक्वस KOH, अगर वहां पे आपने क्या देखना है बच्चों, इस केस में रिएजेंट को देखना है, पता लगा कि सेकेंडरी अल्काइल लाइड है तो इसमें आपने किसको देखना है, एक्वस KOH को, मतलब रिएजेंट को। दूसरे केस में आपके पास आएगा अगर यहाँ पे वाटर लिखा है, तो आप समझ गए होंगे, अगर वाटर है मतलब बच्चों SN1 रिएक्शन में क्या होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, SN2 में क्या होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, तो KOH स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, तो सेकेंडरी अल्काइल लाइड अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दिया है तो आपके पास कौन सी मैकेनिज्म होगा, SN2 मैकेनिज्म होगा। अगर आपके पास वीक न्यूक्लियोफाइल है तो मैकेनिज्म कौन सा होगा, SN1 होगा, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH, प्रोडक्ट तो दोनों में सेम बनेगा बच्चों, प्रोडक्ट दोनों में सेम बनेगा, जो प्रोडक्ट यहाँ पे है वही प्रोडक्ट यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी इससे भी प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इसका मैकेनिज्म जो है वो डिफरेंट होगा। प्रोडक्ट दोनों में सेम है, डिफरेंस किसका आएगा, सिर्फ और सिर्फ मैकेनिज्म का आएगा। यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म होगा, तो यहाँ पर बच्चों जो फॉलो होता है वो SN1 मैकेनिज्म होता है, यहाँ पे जो बच्चों फॉलो होता है वो SN2 मैकेनिज्म होता है। बस इस चीज का आपने ध्यान रखना है थोड़ा सा, ये बस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, अदरवाइज और कुछ नहीं है। तो बच्चों ये पहला मेथड था जो हमारे पास बाई एल्काइल हैलाइड, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल में एल्काइल लाइड आपके पास हो, एक्वस KOH डाल दो तो आपके पास एल्कोहल बनेगा, वाटर डाल दोगे तो भी आपके पास एल्कोहल बनेगा। मैकेनिज्म पूछा जाता है तो उस चीज का ध्यान रखना है कि कहां पे SN1 होगा, कहां पे आपका SN2 होगा, इस चीज का ध्यान रखना। सेकंड जो बच्चों प्रिपरेशन मेथड है, आप हेडिंग लिख के छोड़ दीजिए, आज इसको यहीं तक रखेंगे। तो सेकंड मेथड आपके पास आएगा बच्चों बनाने का बाई एल्कीन, एल्कीन के द्वारा इसको कैसे बनाएंगे, बाई एल्कीन। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया बच्चों,
तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि भाई जो पहला मेथड है वो किससे बनाया हमने, एल्काइल हैलाइड से बनाया। दूसरा मेथड हमने किससे बनाया बच्चों, बाई एल्कीन, एल्कीन से हम इसको बनाएंगे, लेकिन आज के लिए हम बस इसको इतना ही रखेंगे। तो बच्चों आपने जितने भी मैंने अभी तक इसके सेकंड चैप्टर के लेक्चर हमने कराए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो सारे आपने रिवाइज करने हैं। और उसके साथ साथ ही आपने बच्चों आपकी जो एनसीईआरटी है उसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन, जो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं या जो क्वेश्चन यहाँ पे कराए उनसे रिलेटेड जितने भी आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चन हो या फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइज के, वो आप क्या करो, आपका कॉन्सेप्ट बच्चों साथ के साथ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सब बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हैं और बस ऐसे ही करते रहिएगा। अभी जो आपका टेस्ट हुआ था उसमें बहुत अच्छे आपके मार्क्स भी आए हैं, मैं सेटिस्फाइड हूँ आपसे। बहुत बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे टेस्ट किए हैं, आउट ऑफ आउट उनके मार्क्स आए हैं। तो बच्चों बस इस चीज को ध्यान रखना कि फिलहाल सिचुएशन ऐसी है, आपने ऑनलाइन ही पढ़ाई करनी है, इसके अलावा हमारे पास कोई और दूसरा मेथड नहीं है। तो बच्चों बस इसी को अपनी रेगुलर क्लास मान के आप इसको स्टडी करते रहना। थैंक यू सो मच।